कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित आज फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल अड्डा 43 में। जैसा कि हम लोग आज का जो सेशन है आपका वो हिस्ट्री से है, यानी आज प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे स्टोरी के माध्यम से और क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपका जो है सिंधु सभ्यता से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये आपका पूरा गुप्त वंश तक आपका लास्ट तक पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? तो हम लोग चलते हैं। सिंधु और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी, ठीक है, जो खोज हुआ था ये आपके दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ये कौन सी नदी के किनारे बसा है? ये रावी नदी के किनारे बसा है। क्लियर है इतना? चलिए, सिंधु हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली हड़प्पा सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता ही है। सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग हैं। सिंधु सभ्यता का पता कैसे चला? 1857 में कराची और लाहौर के बीच जब रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को दो प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पता लगा। अच्छा, अब एक चीज़ और इसमें क्लियर है कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही क्यों रखा गया। तो आपको हम बता दें कि पाकिस्तान में हड़प्पा शहर है एक, तो सबसे पहले वहाँ पे एक हड़प्पा में ही इसकी खुदाई हुई थी, तो इस सभ्यता का अवशेष वहीं से पहले प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से रखा गया था। क्लियर है इतना? चलिए, ये आपका देखिए जो मैप है, जो आपका हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है और जो मोहनजोदाड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ से बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुईं, जैसे कि तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। लोगों को नालियों तथा सड़कों के महत्व का अनुमान था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्लियर है? सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार था। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में स्थित था। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है, और उत्खनन के फलस्वरूप ये पता लगाया गया कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि पशुपालन था, यानी कि जो सिंधु सभ्यता वाले थे ये कृषि करना जानते थे। हड़प्पा सभ्यता से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। इनका जो हल था वो लकड़ी का हल था, लकड़ी का हल प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। अब बात आती है जब भारत में आर्यंस लोग जब यहाँ पे आक्रमण किए, भारत पे जब आर्यंस लोग आक्रमण किए तब आर्यंस लोग आ गए थे, तो तब वैदिक काल का आरंभ हुआ, वैदिक सभ्यता आई। ठीक है, इन लोगों ने वैदिक सभ्यता आई, तो वैदिक सभ्यता लोगों को पशुपालन, इनका जो व्यवसाय था मुख्य ये पशुपालन था। क्लियर है इतना? चलिए, वैदिक सभ्यता के लोगों को लोहे के अवशेष प्राप्त हुए थे, जबकि सिंधु सभ्यता में लोहे के अवशेष नहीं प्राप्त हुए थे, वो लकड़ी का प्रयोग करते थे। क्लियर है? उसके बाद में भारत को 16 महाजनपदों के रूप में बांट दिया गया। ये आपके 16 महाजनपद हैं: मगध, अंग, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेदी, वर्ष, कुरु, पांचाल, सूरसेन, गांधार, कंबोज, अस्मक, अवंती और मत्स्य। ठीक है, मगध जो आपका ये मगध है, मगध राज्य, ये जो आपका मगध राज है ये कहा जाता है कि बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, क्योंकि ये ही काफ़ी बड़ा था। ये नदी के किनारे बसा हुआ था, तो यहाँ के जो उपजाऊ ज़मीन और जो जंगल होते थे, तो जंगल में जो लकड़ियाँ होती थीं ये उनका प्रयोग करते थे। यानी ये सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ था, इसलिए मगध काफ़ी
शक्तिशाली था। सबसे पहले हाथियों का प्रयोग, युद्ध में हाथियों का प्रयोग मगध राज्य ने ही किया था। उसके बाद में ये देखिए आपका यहाँ पे पेड़ पौधे वन अधिक ज़्यादा होते थे, ठीक है, इसलिए ये काफ़ी शक्तिशाली था। उसके बाद में 16 महाजनपदों का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ के उसमें उल्लेख किया गया है। उसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ये आपका जो चित्र है अंगूर के नाम से आप लोग याद कर सकते हैं। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है, तो इसको आप ध्यान में रखना। चलिए अब आपका आता है मगध महाजनपद। अब हम लोग मगध महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। मगध की सबसे पहली प्राचीन राजधानी गिरिवज्र थी। उसके पहले यहाँ पर हर्यक वंश का शासन था, और हर्यक वंश में जो राजा था वो बिंबिसार था। उसके बाद में शिशुनाग वंश हुआ, फिर उसके बाद में नंद वंश हुआ, उसके बाद में आपका चंद्रगुप्त मौर्य वंश आया। तो ये जो हाईलाइट है ये मौर्य वंश, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए, तो बिंबिसार जो आपका हर्यक वंश का था, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी मृत्यु इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। इस अजातशत्रु की मृत्यु उदयन ने की थी। इसी उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। क्लियर है इतना? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। चलते हैं आप लोग हम नेक्स्ट के। अब उसके बाद में आपका अगला वंश नंद वंश आता है। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश के समय मेसोदोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने पौरव राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा था, जो हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से जाना गया। इसकी मृत्यु ज्वार की वजह से बेबीलोन में हो गई थी। क्लियर है इतना? और जो सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बाउफकेला। ठीक है, अगर आ जाए आपके एग्जाम में कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, तो बाउफकेफला। क्लियर है? बाउफकेफला। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर किसका शिष्य था? इनके शिष्य का नाम अरस्तु का था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। क्लियर है इतना? चलिए, अब आ जाता है आपका नेक्स्ट मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, और एक और नाम से जाना जाता था कौटिल्य। इसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधों बातों का उल्लेख किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व, ठीक है, 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कहा जाता है कि विशाखदत्त कृत मुद्रा में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल यानी असहाय निम्न कुल में उत्पन्न वाले शब्द का प्रयोग किया। घनानंद को हराने में जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना, कौन बना? चाणक्य बना। क्लियर है इतना? चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में, यानी 322 ईसा पूर्व, यार वेरी इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। क्लियर है इतना? मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पण थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। इस सेल्यूकस निकेटर के राजपूत का नाम मेगास्थनीज था, और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये आपके एग्जाम में कई बार आपका आ चुका है।
तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो मेगस्थनीज ने लिखा था। क्लियर है इतना? चलिए आगे। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा जमाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। इसकी मृत्यु श्रावणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। इसके बाद बिंदुसार अगला शासक बना। अब ये पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कौन से ईसा पूर्व में हुई थी, तो 298 ईसा पूर्व में हुआ था, श्रावणबेलगोला में उपवास के दौरान। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। अब इसके बाद में आपका बिंदुसार आ जाता है। पुराणों में बिंदुसार को अमृतघात, वरिसार, भद्रसार के नाम से जानते हैं। बिंदुसार मगध की गद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा था। क्लियर है? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था या जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इसने अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। अशोक के साथ में इसने सुसीम को भी भेजा था, साथ में दोनों लोग गए थे। और एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। अशोक ने केवल विद्रोह का शांत किया और बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया था। इसके बाद अशोक अगला शासक बना, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। बिंदुसार 16 महाराजाओं को राज्यों का विजेता बताया। कौन बताया? तारानाथ ने बताया था। इसके बाद में आपका अशोक आ जाता है। अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। पूरे मौर्य वंश में अशोक सबसे महाप्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बड़ा था। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में पैंथलर ने की थी और सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स प्रिसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। और जो इनका शिलालेख था वो एक कौन सी लिपि में लिखा था, तो वो आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा था। क्लियर है इतना? ब्राह्मी लिपि में लिखा था। प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद इसने शास्त्रों का त्याग कर दिया था और इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। एक चीज़ और बता दूं, अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? अशोक के 14 शिलालेख स्तंभ थे। प्रथम जो प्रयाग स्तंभ लेख है यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। 7 स्तंभ लेख सीखा है और जो इसका पहला शिलालेख, इसमें पहले शिलालेख में इसने क्या दिया है? इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं महाजनपद। जो आपका मौर्य वंश के बाद में आपका पुष्यमित्र यानी शुंग वंश का स्थापना हुआ। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। उसके बाद में आपका कण्व वंश आया, उसका जो संस्थापक था वासुदेव था। सातवाहन वंश आया, उसके बाद में सिमुक उसके बाद में आपका गुप्त वंश आता है, जो इसका संस्थापक श्रीगुप्त था। तो अब हम लोग गुप्त वंश की ओर चलते हैं।
गुप्त वंश। श्री गुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। ठीक है, 6 महाजनपदों को जीता था। और इसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। 244 से 280 में संस्थापक यानी कि गुप्त वंश का उदय हुआ। और जो ये घटोत्कच है ये 280, क्लियर है इतना, 280 से 320 ईस्वी में ये गुप्त साम्राज्य का संस्थापक बना। उसके बाद में आपका आ जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। इसी ने भारत में गुप्त वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त अगला शासक बना। इसके बाद में आ जाता है समुद्रगुप्त। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि समुद्रगुप्त, इसके बाद में आपका जो समुद्रगुप्त है ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है, इसे भारत देश का नेपोलियन कहा जाता था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसके और विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने भारत में शकों के आक्रमण को विफल कर दिया। भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के इसी ने चलाए थे। कालिदास, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत इत्यादि विद्वान इसी के शासनकाल में रहते थे। क्लियर है इतना। चलिए, आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे। कालिदास ने मेघदूतम और कुमार संभव की रचना की थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता था। ये अपने सिक्कों पर, जो समुद्रगुप्त था, ये अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाती हुई चित्र का अलौकिक उस पर दर्शाता था। क्लियर है इतना। उसके बाद में आपके कुमारगुप्त आ जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इसके बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बना। स्कंदगुप्त, इसने भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया। इस वंश का आखिरी शासक भानुगुप्त था। क्लियर है इतना। चलिए, आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। जो ये आपका गुप्त वंश था ये 250 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच तक चला। अब कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ हैं वो हम लोग कवर करा लेंगे, इसी में कवर करते हुए चलेंगे। चलिए, भारत में वेदों की संख्या 4 है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऋग्वेद ये आपका पहला वेद है। ये सबसे प्राचीनतम वेद है और इससे संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद से ही की गई। इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्ति हैं। इसके बाद में आपका दूसरा नंबर पे सामवेद आ जाता है। इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तीसरे पे आपका यजुर्वेद आ जाता है। जो आपका यह ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्ति है और इसकी रचनाएं जो हैं वो 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? होर्त कहा जाता था। होर्त कहा जाता था। क्लियर है इतना। इसके बाद में आप क्या है यजुर्वेद, इसमें कृष्ण की उपासना का उल्लेख किया जाता है और इसके पाठकर्ता को आर्धवायु क्या कहते थे? आर्धवायु। क्लियर है। इसके बाद में आपका जो चौथा आ जाता अथर्ववेद, सबसे आधुनिकतम वेद है और जादू टोना टोटका अथर्ववेद से लिया गया है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ये आपका एग्जाम में कई बार आ चुका है। चीनी यात्री ह्वेन सांग
हर्षवर्धन के शासनकाल में, जबकि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो आप लोग ह्वेनसांग और फाहियान में कंफ्यूज मत होइएगा, यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आपका आ चुका है। तो जो फाहियान और ह्वेनसांग, हे से हर्षवर्धन और यहाँ फा से याद कर लेना चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर है इतना। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता था? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका स्टोरी जो है यहाँ तक कवर हो चुका है। अब हम लोग टेस्ट करेंगे कि इसमें कितना कितना क्वेश्चन जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदाड़ो में या चहुंदड़ो में? तो आपको अभी मैंने बताया था कि विशाल स्नानागार आपका हड़प्पा में मिला था। क्लियर है इतना। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो आपका क्या होगा आंसर? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध या नरसिम्हा? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका थी। तीसरा क्वेश्चन आपका है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। पहला ऑप्शन है कौशल, बी ऑप्शन आपका मगध, सी आपका चंपा और डी आपका अवंती। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि हाथियों का इस्तेमाल सर्वप्रथम मगध राज्य ने किया था। नेक्स्ट आपका है, सिंधु घाटी का बंदरगाह का क्या नाम था? तो इसमें आपका कालीबंगन, दूसरा आपका लोथल, तीसरा आपका रोपड़ और चौथा आपका मोहनजोदाड़ो। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल। सिंधु घाटी का बंदरगाह लोथल था। नेक्स्ट आपका है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो इसमें ऑप्शन है कृषि है, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी। तो सिंधु सभ्यता कृषि करना जानते थे, इसलिए आपका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट आपका है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर आपका ईंट से बनाया जाता था, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट आपका है, हड़प्पा सभ्यता के अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे की प्राप्ति हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी का औजार बनाते थे, लकड़ी। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन बी, वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये आपका दोनों सही है, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट आपका है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? तो ये आपका तक्षशिला में हुआ था। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ऑप्शन है काशी, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी है उज्जैन और डी है श्रावणबेलगोला। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन श्रावणबेलगोला में गुजारे थे, वहीं पर उपवास के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आपका है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो देवनाम प्रिय के नाम से ऑप्शन बी अशोक विख्यात है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट है आपका, इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज ने, फाहियान ने, अरस्तु ने, चाणक्य ने। तो इंडिका आपका मेगस्थनीज ने लिखा था।
और जो ये आपका अरस्तु है, तो अरस्तु का शिष्य कौन था? अरस्तु का शिष्य आपका सिकंदर था। क्लियर है इतना? सिकंदर। नेक्स्ट आपका है मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था, जो इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा था। नेक्स्ट आपका है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, बी ऑप्शन उपगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी बृहद्रथ। तो इसमें आपका राइट आंसर है उपगुप्त, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक आपका चाणक्य था। ठीक है, चाणक्य, जो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसका प्रधानमंत्री था। यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? इसमें आपके ए ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, डी अशोक और डी है कनिष्ठ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी अशोक हो जाएगा। अशोक शिलालेखों का जनक कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया था? सातवाहन, सुगवंश, नंदवंश या कण्ववंश। तो मौर्य वंश के तत्काल के बाद आपका सुगवंश ने राज किया था, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है विक्रमादित्य के नाम से कौन जाना जाता था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? तो लिच्छवी चंद्रगुप्त मौर्य जो द्वितीय था, ये लिच्छवी से शादी किया और इसके जो बच्चा हुआ उसका नाम समुद्रगुप्त था। तो यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो जो भारत का नेपोलियन आपको ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्लियर है इतना? चलिए, तो आज का आप लोगों का सेशन यहीं तक था। अब आप लोग कमेंट में जाके कमेंट करिएगा जिसका कितना सही आया है। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में अगले नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।